हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग ग्रेट। तो जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज़ बेसिकली अबाउट साइंस एंड हाउ वी कैन फॉस्टर साइंस इन इंडियन कल्चर। नाउ हमने सोचा कि क्योंकि आज वर्ल्ड एक्चुअली इंडियन नेशनल साइंस डे है, तो इसकी वजह से एंड वन मोर थिंग टू रिमाइंड यू ऑफ कि February 28 को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। So this article is on true spirit of science. Now, what is true spirit of science is that uh, हमारा Indian culture is a very different culture from every other culture that is present. Now, the thing about this is कि to foster science in any society, you have to have a shift from the cultural mindset. एक जो ट्रेडिशनल माइंडसेट बना होता है उससे आपको शिफ्ट चाहिए होता है टू फॉस्टर साइंस इनोवेशन in the society. So this is what this article particularly is about. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन दिया, जैसे गवर्नमेंट की एक साइंस वीक ऑर्गेनाइजेशन जो भी चल रही है, जो गवर्नमेंट साइंस वीक ऑर्गेनाइज कर रही है, उसका नाम है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, एंड इट इज़ प्रेलूड टू द नेशनल साइंस डे ऑन February 28। और साइंस डे क्यों मनाया जाता है? सर सीवी रमन की डिस्कवरी थी ऑन लाइट स्कैटरिंग पे, इसके लिए हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को। अब इस आर्टिकल की स्टार्टिंग हुई है फ्रीमन डायसन की एक बुक से जिसका नाम है साइंटिस्ट एज अ रेबल। उसमें कहा है कि देर इज़ नो सच थिंग एज अ यूनिक साइंटिफिक विजन एनी मोर देन देर इज़ अ यूनिक पोएटिक विजन। साइंस इज़ अ मोजियक ऑफ पार्शियल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग विजन्स। सो आप ये वाली लाइन यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में, अगर ऐसे का क्वेश्चन भी आता है तो उसके अंदर यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस लाइन। Science is a mosaic of partial and conflicting visions. This is given by Freeman Dyson. इसको अगर याद करना है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, बहुत फेमस नरेटर हैं, उनकी आवाज़ के अंदर आप ये याद कर सकते हो, साइंस इज अ मोजियक ऑफ पार्शियल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग विजन्स, but there is one common element in these visions. The common element is a rebellion against the restrictions imposed by the locally prevailing culture, Western or Eastern, as the case may be. The vision of science is not specifically Western, it is no more Western than it is Arab or Indian or Japanese or Chinese. Arabs and Indian, Japanese and Chinese had a big share of development of modern science. And what is true science is also of poetry. Poetry is not invented by Westerners. India has a poetry older than Homer. Poetry and science are gifts given to all humanity. For the Arab mathematician and astronomer, science was a rebellion against intellectual constraints of Islam, a rebellion which he expressed more directly in his comparable verses. So basically, science को कहा गया है एज अ रिबिलियन अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो हर कल्चर, जैसे रेनेसॉ पीरियड था या उससे पहले जो फेज आया साइंस का, एनलाइटनमेंट जिसे हम कहते हैं, उन सभी फेजेस में साइंस को हमेशा दबाया गया था। चर्च ने साइंस को दबाया वेस्टर्न कल्चर में। हमारे कल्चर में ट्रेडिशनली जो था, ट्रेडिशन वो सो स्ट्रॉन्ग कि उसके अंदर साइंस सुपरस्टिशन के नीचे दब गया, एंड इट इज़ वाई साइंस एज अ मोड ऑफ लिबरेशन हमारी कंट्री में कभी आ नहीं पाया। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन टेक आउट ऑफ दिस आर्टिकल. Now, the main takeaways from Dyson are: 1. Science is universal. Like music, dance, or poetry, there is nothing like Indian, American, or Chinese science. Science was initially nurtured through exchanges of ideas that moved like merchandise between distant places over the ancient trade routes. Second, Dyson considered evidence based modern science as an intellectual rebellion or as a form of dissent against social constraints. तो हम यही कह रहे हैं कि साइंस, जो एविडेंस बेस्ड मॉडर्न साइंस है, वो एक इंटेलेक्चुअल रिबेलियन की तरह है और एक डिसेंट के फॉर्म की तरह है अगेंस्ट सोशल कंस्ट्रेंट। जितने भी हमारी सोसाइटी में कंस्ट्रेंट्स हैं, तभी हमारा डीपीएसपी भी कहता है कि वी शुड डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर।
as exemplified by the Islamic and the European Renaissance of science of the Middle Ages, or the reawakening in India in the 19th century that formed the background for the independence struggle. नाउ हमारी कंट्री में साइंस को एक डबल रिबेलियन फेस करना पड़ा। पहला रिबेलियन तो था इंग्लिश डोमिनेशन के अगेंस्ट, दूसरा था फेटलिस्टिक इथोस ऑफ हिंदुइज्म। मतलब एज अ रिलीजन हर रिलीजन ने साइंस को दबाने की कोशिश की है। सो दैट इज़ वाई हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली एक डबल रिबेलियन सॉर्ट ऑफ था। तो इसलिए सर सीवी रमन की डिस्कवरी इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्री इंडिपेंडेंट डेज में इसको एक सोशल फॉर्मिज्म ऑफ दोज डेज कहा गया था। तो इसके साथ एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट स्टार्ट हुआ था इन द राइट इन द रिसेंट टाइम्स। स्पेक्टर ऑफ कन्फॉर्मिज्म दैट वाज लेइंग लो in the collective consciousness has now returned with a vengeance. Academic freedom is now under greater pressure to toe the official line than ever before. अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ कही है, वो ये है कि इफ साइंस मस्ट एक्सेल इट नीड्स टू प्रमोट फ्री स्पिरिट, and as Dyson argues, science is an inherently submersive act, a threat to establishment of all kinds, whether it appends a long standing scientific idea or it questions the received political wisdom or irrationality. मतलब डायसन ने एक और चीज़ कही है, उसने कहा है कि साइंस ना एक इनहेरेंट सबमर्सिव एक्ट है, सबवर्सिव एक्ट है। मतलब हर एस्टैब्लिशमेंट, हर काइंड के एस्टैब्लिशमेंट को साइंस हमेशा थ्रेटन करेगी, चाहे वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग साइंटिफिक आइडिया क्यों ना हो। कि पुराना साइंटिफिक आइडिया, वो पुराना साइंटिफिक आइडिया अगर कोई होता है तो अगर न्यू साइंटिफिक मॉडर्न डिस्कवरी होती है तो पुराना आइडिया जो है वो चला जाता है। इट नीड्स टू बी अपेंडेड, वो चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए एक साइंटिफिक आइडिया को भी उससे थ्रेटनिंग है साइंस से। दूसरा एक पॉलिटिकल विजडम क्वेश्चंस द रिसीव्ड पॉलिटिकल विजडम, जो पॉलिटिकल विजडम चल रही है उसको भी साइंस से थ्रेट है, और इरैशनैलिटी को भी साइंस थ्रेटन करता है। Science is an alliance of free spirits in all cultures rebelling against the local tyranny that each culture imposes on its children. तो बेसिकली साइंस एक लिबरेटिंग फोर्स है और फ्री स्पिरिट्स का अलाइंस है हर कल्चर के अंदर, जो किसी भी बच्चों पे अपने इम्पोज करता है अपने आप को। सो बेसिकली एक लिबरेटिंग फोर्स है जो हमारी कंट्री में भी आई है। एंड एक और एग्जाम्पल इसमें दिया गया है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट JBS हैल्डेन का। उन्होंने कहा है, लेट हिम बिवेयर ऑफ हिम इन whom रीजन हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट टेरिबल ऑफ द पैशंस। नाउ हैल्डेन जो था वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये माइग्रेट किया था इंडिया में 1957 में, एंड एटर्नली डिससेटिस्फाइड विद इंडियन साइंटिफिक एंटरप्राइज। मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी विद द इंडियन साइंटिफिक एंटरप्राइज because it was centered on hierarchy. He soon began to refer the Council of Scientific and Industrial Research CSIR को वो कहता था Council for Suppression of Independent Research। फिर एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है सुधीर काकर एंड कतरीना काकर की एक बुक है द इंडियंस अ पोर्ट्रेट ऑफ पीपल ट्रेस द कल्चर ऑफ कन्फॉर्मिज्म टू आवर चाइल्डहुड। मतलब वो कहते हैं कि कन्फॉर्मिज्म का जो हमारे अंदर कल्चर है एज इंडियंस, वो चाइल्डहुड से चलता आ रहा है, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन है हमारी ऑब्सेशन का हायरार्की के साथ। क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स में भी हायरार्की ढूंढते हैं कि हमारे ऊपर कौन, उससे ऊपर कौन और उससे ऊपर कौन। द वर्ड दे यूज फॉर इंडियंस इज होमो हायरार्कियस, द टर्म ओरिजिनली एम्प्लॉयड बाय लुइस डुमोंट इन हिज ट्रीटीज ऑफ ऑन द इंडियन कास्ट सिस्टम। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि द इकोलॉजी ऑफ डोमिनेंट conformist traits is intertwined with the group identity that determines the attitude towards the superiors and subordinates। एक जो इकोलॉजी है डोमिनेंट conformist traits की, वो इंटरट्वाइंड है हमारी ग्रुप आइडेंटिटी के अंदर एंड डिटरमाइंस द एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर सुपीरियर्स। हमारे जो सुपीरियर्स हैं उनके उनके लिए हमारे एटीट्यूड को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सुधीर काकर एंड कतरीना काकर का हमने एग्जाम्पल दिया है, एक तो वो है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है सूडो साइंस की। द इंडियन फैमिली लैंडस्केप इज अथॉरिटेरियन
तो बेसिकली जो इंडियन फैमिली सिस्टम भी बताया गया है वो अथॉरिटेरियन एंड पैट्रियार्कल है, राइट। एंड इसमें इसकी वजह से क्या होता है, वी ग्रो विद द लॉस ऑफ सेल्फ एंड लर्न टू सबस्यूम आर वर्थ एज एन इंडिविजुअल। मतलब हमारी जो सेल्फ वर्थ है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। An Indian is thus culturally tuned to uphold the family's integrity, religion, caste or regional identity rather than her individual strengths। मतलब बेसिकली क्योंकि हमारी सोसाइटी एंड आर फैमिलियल वैल्यूज ऐसी हैं तो इसकी वजह से वी एज इंडियंस जो हमारी इंडिविजुअल वर्थ है उसको हम नहीं देखते हैं, बट वी कल्चरली ट्यून आवरसेल्व्स। तो हमारी फैमिली जो वैल्यूज़ हैं, जो इंटेग्रिटी है, रिलीजन है, सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग है, उसको अपहोल्ड करने में हम अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं कि पेसिमिस्टिक व्यू है इंडियन सोसाइटी का, बट दिस इट इज़ पार्शली ट्रू आई वुड से। क्योंकि ऐसा हर फैमिली में नहीं होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। Such societies with the patriarchal moorings automatically generate conditions for authoritarian rule, generating an ambience of fear। So यही such societies with the patriarchal moorings automatically generate conditions for authoritarian rule, generating an ambience of fear that may not be conducive for path breaking inquiries। तो बेसिकली ऐसी सोसाइटीज जिनके अंदर हमेशा पैट्रियार्कल और एक पैट्रियार्की चलती रहती है, उसके अंदर पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज नहीं हो सकती हैं, बिकॉज आप एक कांस्टेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो और कांस्टेंट आइडियोलॉजी पे ही चलते हो। देन देयर इज अ नीड फॉर शिफ्ट, जो फाइनल सोल्यूशन बताया गया है इसमें। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, साइंस जर्नल में 2010 में आर ए माशेलकर, former Director General DG of CSIR, discusses why India is unable to break the mediocrity barrier. He concludes that tradition bound countries such as India need to free themselves from the cultural chains of the past to foster original thinking। ये एक बहुत अच्छी लाइन है जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर साइंस एंड हाउ वी कैन डेवलप अ साइंटिफिक माइंडसेट एंड अ टेम्पर इन इंडियन सोसाइटी। तो इन एक दूसरा एग्जांपल है 2010 में करंट साइंस में पी बालाराम, former director of Indian Institute of Science, explains why a good humored disdain for perceived wisdom and disregard for authority, which is called irrelevance, is importance in science. The cultural shifts are not easy to accomplish, particularly in a tradition bound society। मतलब you can write this line, this is a very very good line you can use in your answers। I will highlight this right now. Yes. Cultural shifts is not easy to accomplish, particularly in a tradition bound society, and scientists have a special duty to foster a free and unfettered intellectual ambience by actively engaging in the transformation of values both within and outside workplaces। A fundamental challenge, of course, is how to strengthen the social democratic norms within the institutes representative of Indian diversity and plurality। तो बेसिकली जो इंडियन सोसाइटी है, क्योंकि वो कल्चरली इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी डोमिनेंट है, उसके अंदर एक कल्चरल शिफ्ट लाना वो एक इजी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हम ट्रेडिशन बाउंड सोसाइटी हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारा फंडामेंटल चैलेंज है कि हम सोशल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को चेंज कैसे कर पाएँ इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जो इंडियन डाइवर्सिटी और प्लुरैलिटी को बताते हैं। उसके बाद ही ओनली देन विल एकेडमिक सेंटर्स बिकम अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़, ओनली देन विल एकेडमिक सेंटर्स बिकम मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़। National Science Day should offer forums where freewheeling discussion of such themes are organized, epitomizing the true spirit of science, thus unleashing its tremendous transformative power। तो बेसिकली यही था, दिस वाज द एंटायर this was the entire article and hope you liked it। And basically the article tells us about the relationship of Indian society and science in Indian culture, and how Indian culture is deterrent to the modern science,
and how we can actually tackle this situation. And this was indeed a good article, and can be both used in science tech essay for society as well. So this was it. Thank you everyone for staying this long. All the best for exams. Do share and subscribe the channel for more videos like this, and keep supporting us. Thank you everyone.